हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन मॉर्निंग सुबह में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज का एनालिसिस और न्यूज एनालिसिस हम अलग अलग करते हैं। तो आइए आज हम लोग बिना किसी देरी के अपने एडिटोरियल पार्ट पर पुनः चलते हैं। तो आप लोग अपना अपना जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो ओपन कर लीजिए और पेन और नोट्स लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसके साथ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराता हूँ। और द हिंदू आर्टिकल में जो आज थर्ड आर्टिकल है, यानी कि 3 आर्टिकल है, ये नॉन टू सोन, द वुमेन रिजर्वेशन बिल और आईपीएल, ये तीनों बहुत बेहतरीन ढंग के आर्टिकल आए हैं। ये पहला आर्टिकल नॉन टू सून जो है ये पॉलिटिकल इश्यूज से लेकर के है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 2 आर्टिकल हैं। यह आर्टिकल 3 या 4 दिन में एक बार 3-4 दिनों से लगातार आ रहा है। तो इस पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और इससे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने बताए थे, आज फिर बताएंगे। और ये जो आईपीएल का आर्टिकल है, ये इन्वायरमेंट को लेकर के है, इन्वायरमेंट में बदलाव को लेकर के है, इन्वायरमेंट में उसके इफेक्ट को लेकर के है। ये थर्ड पेपर है, जीएस थर्ड पेपर। फिर ये जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर है, द वुमेन रिजर्वेशन बिल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से है कि इसकी ये जो है हल्का सा, हालांकि आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय जो स्पोक पर्सन हैं वो हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही संवैधानिक बातों को लिखा है, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने अपने आर्टिकल पर देखते हैं। पहला आर्टिकल जैसा कि यहाँ पर है नॉन टू सून। अभी पिछले दिनों फ्रेंड्स हुआ क्या था कि राज्यपाल जो है तमिलनाडु के, वो बहुत ही चर्चा में थे। और उनका चर्चा का विषय में रहना ये था कि उन्होंने पब्लिक की भाषण दे दिया था कि अगर राज्यपाल चाहे तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके वह उसको, वो जो वहाँ की असेंबली है उसके द्वारा अगर कोई बिल पारित होता है तो उसको अनिश्चित काल के लिए, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि यह बिल संवैधानिक नहीं है, तो वो अपना विकल्प उस पर दे सकता है, उसको रोक सकता है। तो इसके लिए तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा था कि जो राज्यपाल है वो असेंबली के द्वारा जो पारित बिल होता है उस पर अनिश्चित काल तक के लिए अपना निर्णय लेकर के न बैठें, अनिश्चित काल तक उस पर न बैठें। तो इसी संबंध में ये आर्टिकल 3-4 दिनों से चल रहा है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ए टाइमली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक समय पर राज्यपाल को समय समय पर यह संवैधानिक रूप से निर्देश दिया, याद दिलाया कि राज्यपाल का कोई भी डिसीजन जो असेंबली से बिल पारित होता है विचार करने के लिए, वह जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी पुनः असेंबली में उसको विचार के लिए भेज देना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर राज्यपालों को यह याद दिलाया। इट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, और फिर इसने जो है आर्टिकल 200 को, आर्टिकल जो 200 में दिया गया है, वहाँ पर जो उसके प्रोविजंस हैं उस पर अपना ध्यान खींचा कि जो मैटर है रिटर्निंग बिल का, वापसी बिल का, जो विधानसभा में अगर कोई बिल पारित हो जाता है तो उसकी वापसी को लेकर के वह उस पर कानून बनाने के लिए वो राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल पुनः अगर उस पर विचार करने के लिए भेजता है तो इसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको भेजिए, उसको अनिश्चित काल तक के लिए रोकिए मत, उसको जो है अनिश्चित काल तक आपको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। द एक्सप्रेशन एज सुन एज पॉसिबल कंटेंट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, और यह जितनी जल्दी हो सके संभव उतनी जल्दी इसको भेजा जाना चाहिए। यह संविधान में संविधान की जो तथ्य हैं, संविधानिक सामग्री है, संवैधानिक जो अनुच्छेद है उसमें ये बात का महत्व निहित है, स्पष्ट है। और यह संविधान अथॉरिटी जिसने संविधान सभा का निर्माण किया था उसने इसको बनाते समय इस बात को बाकायदा ध्यान में रखा था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो ये भी कहती है कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना अपना निर्णय बताए अनिश्चित काल तक के लिए बिल को लेकर के रोके रखें या बिल को लेकर के बैठे रहें, यह उनको अधिकार नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल आथर दे रहे हैं कि तेलंगाना के जो राज्यपाल थे डॉक्टर तिमस्लाई सौंदरराजन जी, वो क्या किए कि कुछ बिलों को लेकर के
बैठ गए, मतलब कुछ बिल बैठे नहीं, कुछ बिलों को लेकर के विधानसभा के पास भेज दिए। तो फिर विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि मेरे पास कोई पेंडिंग बिल तो नहीं है, लेकिन 2 बिल उन्होंने भेजा है, किसके लिए? गवर्नमेंट की राय जानने के लिए और कुछ बातों के अलावा। तो यह जो था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका को खोले रखा, मतलब इसकी याचिका को डिस्पोज किया कि, और वहाँ पर एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया था, मतलब खोलने का मतलब है कि एक प्रश्न ओपन रखा कि यह प्रश्न हो सकता है कि संभावित रूप से उठे, और वह संभावित रूप से जो प्रश्न था, कंसिडरेशन था, विचार के लिए एप्रोप्रिएट केस, तो उसमें जो उचित विचार होता है रखने के लिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस को खोले रखा था, क्वेश्चंस को ओपन रखा था। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था व्याख्या करने के लिए, वो इसी मुद्दे पर था कि जो बिल में देरी होती है वह क्यों होती है। हालांकि ये जो केस था इनका, राज्यपाल का, सुंदर राजन जी का, यह केवल 1-2 केस में था, कंट्रोवर्सी को लेकर के, उस पर विरोधाभास को लेकर के, और यह इसलिए था क्योंकि ये अनिश्चित काल तक के लिए बिल को लेकर के नहीं बैठे थे। इन्होंने जो 2 बिल भेजे थे वहाँ के हाउस को, तेलंगाना के हाउस को, उस पर सरकार को राय जानने के लिए भेजे थे कि सरकार इस पर क्या सोचती है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो यह दूसरा मुद्दा था, यह केवल दूसरा मुद्दा था और इस पर कोई वो बात नहीं थी। लेकिन अक्सर जो देखा जाता है कि मैक्सिमम जो पार्लियामेंट्री होती है डेमोक्रेसी की, जो संसदीय लोकतंत्र होती है, उसमें किसी बिल पर अपनी समर्थन देना, किसी बिल को सहमति देना, उसको पारित करते हुए देखना, ये बहुत औपचारिक रूप से देखा जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इसमें राज्यपाल क्या कर सकता है और बिल को रोक सकता है, नहीं, ये औपचारिक रूप से माना जाता है कि सर्वे सर्वा जो है वो कार्यपालिका है, राज्यपाल जो है या राष्ट्रपति, बिल अगर पुनः दोबारा भेजा जाता है तो वो उसे पारित कर देता है, बट द पेकुलर डिस्क्रिशनरी पावर्स। लेकिन अगर विशेष रूप में जो राज्यपाल के विवेक की शक्ति की बात कही गई है, वह इस बिल को रोक करके, यानी कि बिल को रोकने की जो प्रावधान है, राज्यपाल हर समय जो बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक देता है और फिर यह कहता है कि हमने अपने विवेक का यूज किया, हमारा यह जो अधिकार है वो विवेकाधीन है, तो यह कंट्रोवर्सी करता है, यह जो है विरोधाभास का मुद्दा जन्म देता है। इसके अलावा और कुछ यह नहीं करता। तो फिर आगे कर रहा था, द गवर्नर्स पावर्स टू विथहोल्ड, जो राज्यपाल की शक्ति है वह विथहोल्ड एसेंट, वह पहली चीज़ की अपना सहमति रोके रहना है बिल के ऊपर, उसको मैसेज देना है, और फिर रिकंसिडरेशन है, मतलब कि उस पर पुनः विचार के लिए भेजा जाना है। यही राज्यपाल के विवेकाधिकार की जो शक्ति होती है, यही देखा जाता है आमतौर पर। लेकिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि संविधान सभा में यह स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया था कि जो रिटर्निंग बिल होगा वह केवल और केवल सलाह के लिए होगा, उस पर रोकने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, उस पर केवल और केवल सलाह के लिए कहा गया था कि जो रिटर्निंग बिल है उस पर केवल और केवल सलाह के लिए जाएगा, और अगर गवर्नमेंट उसे पुनः बिल को भेज देती है प्रोविजन के साथ, उस पर तो राज्यपाल अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन यह जो सलाह था, यह गवर्नमेंट को, यहाँ पर एक बात इन्होंने फिर से कही है, एंड दैट इट वाज इन निबेलिंग प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट टू रिकॉल अ पेंडिंग बिल। यह सलाह केवल इसलिए रखा गया था ताकि गवर्नमेंट जो पेंडिंग बिल करती है उसको याद दिलाने के लिए कि आप बिल में देरी न करें। सरकार को कह रहा है कि सरकार अगर ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसके लिए कहा गया था, न कि राज्यपाल को। और फिर इसके बाद अगर दूसरे विचार से ये कहते हैं कि देयर आर 3 क्लियर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में इन्होंने कहा है कि 3 समस्याएं जो है वो उभर करके सामने आती हैं। विच डील विथ एसेंट टू बिल, अपनी जो सहमति है बिल को लेकर के कि बिल पर सहमति देंगे, उसकी पहली चीज़ की उसका संबंध है। दूसरा समय का अभाव है, एक्टिंग बिल्स, जो बिल पर कार्य करने का समय है, बिल को पारित करने का जो समय है उस पर समय का अभाव है। द स्कोप फॉर रिजर्विंग ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और यह जो राष्ट्रपति के लिए बिल विचारार्थ रखा जाता है कि वह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे, कैबिनेट सलाह दे। यह दावा किया जाता है कि जो गवर्नर है
उसने बिल को ख़त्म कर दिया है, अपनी सहमति न दे करके बिल को ख़त्म कर डाला है। तो यह प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंट टाइम में। द गवर्नर कैन तो फिर यहाँ पर आर्टिकल 163 की बात की जाती है कि जो जिसका मुख्य कार्य है आर्टिकल 163 की आप सहायता और सलाहकार बनेंगे कैबिनेट के, वह अब उसका जो गलत यूज हो रहा है वह अस्थायी रूप से इसके जो मुख्य कार्य है उसको रोक दे रहा है। और यह राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उसके विवेकाधिकार है या नहीं, अब इसकी बात सामने आ रही है। दिस प्रोविजन डेफिनेट, यह जो प्रावधान है रोके जाने का बिल को लेकर के, यह प्रचुर मात्रा में गवर्नमेंट और राजभवन के बीच एक संघर्ष को जन्म देता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, अथवा और बदलाव किस हिसाब से होना चाहिए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में अमेंडिंग बिल को लेकर के बदलाव होना चाहिए, अथवा अप्रोप्रिएट सुप्रीम कोर्ट, अथवा जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आना चाहिए, उचित निर्णय आना चाहिए, उस पर ध्यान किया जाना चाहिए, ताकि जो राज्यपाल का विवेकाधिकार की जो शक्ति है उसका मिसयूज न हो। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमने आपको समझाया किसी क्या कह रहा था। मुद्दा ये है कि यहाँ पर राज्यपाल क्या काम करते हैं कि आर्टिकल 163 और आर्टिकल 200 का वो रॉन्ग यूज कर रहे हैं। पिछले कुछ राज्यों में कुछ दिनों से, हाल ही के वर्षों में, वो क्या काम करते हैं, बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक करके रख लेते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि राज्यपाल की ऐसी दुर्भावना है कि वो बिल को पारित न होने दें, और फिर तब तक के लिए संविधान सभा, वो क्या कहते हैं, विधानसभा भंग हो जाती है। तो वो बिल खुद ब खुद अगर अनिश्चित काल तक के लिए रोक लिए तो बिल का जो वो बात है वो बिल खत्म हो जाती है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल को कहा है कि बिल को अनिश्चित काल के लिए आपको रोकना आपके विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है। संविधान सभा में बाकायदा जो संविधान बनाया था उसने क्लियर किया था, संविधान सभा ने क्लियर किया था कि आप बिल को रोक नहीं सकते। और बिल को रोकने का जो रोकने का कार्य है वह गवर्नमेंट को याद दिलाना है कि गवर्नमेंट बिल को पारित करने में देरी न करे, इसीलिए उसका आप गलत यूज न करें। तो उसी संबंध में ये पूरा का पूरा आर्टिकल था जो कि हमने एनालिसिस किया। और इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस मैं बोल दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। 100 शब्दों में, 200 शब्दों में पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि आपके विचार में क्या राज्यपाल संवैधानिक अनुच्छेदों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, इसका संविधान पर क्या प्रभाव है। आर्टिकल और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके हो गए, और इसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद इस पर जो क्वेश्चंस मेंशन है वो आप करिए कि आपके विचार में संविधान में उल्लेखित जो आर्टिकल 200 है, राज्यपाल का संबंध उनसे कहाँ तक है। अब हम आते हैं एक दूसरे आर्टिकल पर, द वुमेन रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। ये देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की हैं, इन्होंने महिला का रिजर्वेशन बिल को लेकर के यहाँ पर उल्लेखित किया है कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो महिलाओं के रिजर्वेशन बिल को लेकर के है कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं का जो रिजर्वेशन है संसद में और जो विधानसभाओं में वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। और यही नहीं, फिर इन्होंने कहा है कि इन भारत में महिलाएं जो है बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी रही हैं, और उनका इस तरीके से विधानसभा अथवा संसद भवन में ना होना अपने आप में एक पर्याय है। फिर वो जो है यहाँ पर कह रही हैं कि इंडिया के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपना असीमित योगदान दिया था। और फिर ये एग्जाम्पल दे रही हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो तीन की तीनों मुख्यमंत्री वहाँ पर औरतें हो चुकी हैं। फिर ये सोनिया गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुषमा स्वराज जी का एग्जाम्पल दे रही हैं, प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की राष्ट्रपति रह चुकी हैं उनका एग्जाम्पल दे रही हैं। कुल मिलाकर के ये जो है महिलाओं की बात कर रही हैं कि महिला जो थी वो न केवल खेल में, तकनीक में, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में, स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता के वास्ते हैं वहाँ पर भी अपनी दबदबा कायम रखी है, मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, तरह तरह से। लेकिन 1980 से भी इस बात की चर्चा चल रही है कि महिलाओं का जो अनुपात है संसद में वो पर्याप्त रूप से नहीं है, उसको करने के लिए क्या होना चाहिए। तो इस पर एक कमेटी गठित की गई थी स्वतंत्रता के बाद। तो 1955 में वो बात फिर उभर करके सामने आई कि वहाँ पर 10% जो लोकसभा की सीट होती है उसका 10% और राज्यसभा में वहाँ पर रिजर्व करने के लिए बात की गई, यानी कि राज्यसभा जो
विधान मंडल है, विधानसभा और लोकसभा, उसमें जितनी भी सीटें होती हैं उसका 10% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहाँ पर रिजर्वेशन की मांग की गई 1900, लेकिन यह बात अभी तक लागू नहीं हो सकी। फिर 1980 में फिर इस रिजर्वेशन की बात आई। फिर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया 1988 में, जिसने रिकमेंडेशन किया, यानी कि NPW आया 1988 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसने 30% कहा कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो जितने भी चुनावी बॉडीज़ हैं जहाँ पर चुनाव होता है, वहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वो 30% होनी चाहिए। और ये नेशनल पॉलिसी जो औरतों की होती है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यह 2021 तक एडॉप्ट होने की बात पूरी की पूरी कही गई थी। लेकिन फिर इसके बाद 1993 में पंचायती राज एक्ट आया, जिसमें 33% जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में औरतों को आरक्षण दिया गया। फिर इस हिसाब से आरक्षण दे करके औरतों की जो सिग्निफिकेंट होता है, उनके संकल्प को, उनके ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद 1996 में आया ये, कुल मिलाकर के फिर इसी तरीके से बिल पारित हुआ सन 2000 में, 9 मार्च 2010 को। लेकिन यह बिल राज्यसभा में पारित हो गया। फिर इस बिल को कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा विरोध करने के कारण बिल पारित नहीं हो सका, केवल एक ही सदन में यह पारित हो सका। ये कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये पहली चीज़ की यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि ये क्या है। NPW में 30% की मांग की गई, फिर पंचायती राज में 33% औरतें आई, फिर बिल लाया गया और 2000 में तो यहाँ पर जो है फिर ये 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में अप्रूव्ड किया गया। इसके बाद कुछ पार्टियां थी जो इसके कारण लोकसभा में, ये देखिए वुमेन वाज इंट्रोड्यूस, लोकसभा में यह बिल 1996 में आ गया था। लेकिन फिर इस बिल को अभी तक पारित नहीं किया गया है। फिर ये ग्लोबल एग्जाम्पल देते हैं कि औरतें भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना दबदबा कायम करने में आगे हैं। फिर ये नॉर्वे में, यहाँ पर कोटा सिस्टम 2003 में जो 40% सीट को एडॉप्ट करता है, उसका एग्जाम्पल दिया कि नॉर्वे में 40% सन 2003 में ही कोटा लागू हो गया था कि जो वहाँ पर कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं वहाँ पर 40% वुमेन की सीट आरक्षित रहेगी। फिर इन्होंने रवांडा का एग्जाम्पल दिया, सेंट्रल अफ्रीका के देश में। फिर ऐसे तरीके से तमाम इन्होंने एग्जाम्पल दिया। इनके कहने का मतलब है कि वुमेन जो रिजर्वेशन बिल होता है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको पारित करें। और एक जो राज्यसभा होता, जो राज्य विधानमंडल है, मतलब जो स्टेट की विधानमंडल है, और जो संसद है, उसमें महिलाओं की जो बराबर की हिस्सेदारी है उसमें वृद्धि होना चाहिए। और फिर यहाँ पर महिलाओं की समानता की बात की जा रही है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी, जो जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, मतलब लिंग समानता की बात, वो आप इससे बढ़ाइए। पहली चीज़ ऐसी पॉलिसी लाइए कि इससे लैंगिक समानता बढ़े, वुमेन्स की एम्पावरमेंट बढ़े, जिसमें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक और प्रतिनिधिक संस्थाओं में बेहतरीन ढंग से वहाँ पर शामिल हो। तो ये पूरा का पूरा आपका बिल था, वुमेन रिजर्वेशन बिल। कैसे उसको आप लाएंगे, उसका प्रॉफिट क्या है, ये मैंने आपको पूरा बताया। इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा उसकी संभावना यही है कि क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आने से भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वह वृद्धि हो जाएगी, वह मतलब कि समृद्धि हो जाएगी, उसका कायाकल्प जो महिलाओं की अभी संसद और राज्यसभा में और जो इनकी हीन अवस्था है उससे ऊपर उठ पाएंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला आर्टिकल है IPL एन अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर क्लाइमेट चेंज। बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग आर्टिकल GS थर्ड पेपर के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिकल ये कह रहा है कि जो IPL भारत में चल रहा है, IPL की जो संभावना, जो अभी गर्मी के सीजन में भारत में जो IPL चालू हो रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है। इसकी इन्होंने दोनों तरीक़ों से व्याख्या की है, आइए हम एक एक पे देखें। द 16 एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां एडिशन मार्च से मई तक 2023 में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो शुरू किया गया। फिर वहां पर इन्होंने बताया कि 20 करोड़ इंडियन इसकी तरफ उत्सुक हुए इसको देखने के लिए। फिर ये मतलब कि यहाँ तक जो इन्होंने कहा है कि IPL जो स्टार्ट हो रहा है, IPL के स्टार्ट होने से बहुत सारे इंडियंस, मतलब लगभग 20 करोड़ के ऊपर, क्या पूरा का पूरा देश विदेश सब लोग इसकी तरफ आकर्षित हो चुके हैं, इसकी तरफ उत्सर्जित हो चुके हैं।
उत्कर्षित हो चुके हैं, इसकी तरफ मुड़ चुके हैं इसको देखने के लिए। फिर इन्होंने आईपीएल का पहले तो इन्होंने इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस बताया कि आईपीएल कैसे इकोनॉमी में मदद करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देता है भारत की समृद्धि को। कैसे? स्पोर्ट टूरिज्म से। आईपीएल देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आर्टिकल से। आईपीएल कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है? पहली चीज कि ये मैं पहला पक्ष बता रहा हूँ, स्पोर्ट टूरिज्म को। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, क्योंकि आईपीएल जब होता है तो एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। स्पोर्ट टूरिज्म होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है। ये 3 पॉइंट हो गए। फिर अगला है द फैक्ट इज दैट, तथ्य यह है कि आईपीएल पूरे भारत का सबसे बड़ा न केवल कल्चरल और इकोनॉमिक्स हो गया है, बल्कि ये और भी तरीके से भारत को लाभान्वित कर रहा है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि ये तो इन्होंने केवल एक झटके में कह दिया कि इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बताया। अब इसके बाद ये इसका एनालिसिस करना रियल में स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आईपीएल को केवल एक उसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, केवल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि दूसरे वे में आप देखें तो वो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट के लिए काम कर रहा है। कैसे? इंडिया एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है संकल्पित है किस लिए? रीचिंग नेट जीरो इमिशन 2017 2070 तक भारत जो है वह जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए संकल्पित है। और उसने संकल्प किया है कि 2030 तक अपनी जीडीपी का 45% भाग को रिड्यूस करेगी कार्बन उत्सर्जन का। तो गिवन द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में जो है अगर इन्वायरमेंटल प्रभाव का आकलन किया जाए, जो कि भारत का बहुत बड़ा समर फेस्टिवल है जो कि गर्मी में खेला जाता है, तो जो उससे एक्सप्लोरेशन होगा वह जो निकल करके आएगा, उसका प्रभाव बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इस पर जो बदलाव होना चाहिए सस्टेनेबल तरीके से, वो जो है उस पर लागू होना चाहिए कि इस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, सतत तरीके से होना चाहिए, न कि दूसरे तरीके से या इन्वायरमेंट हार्मलेस तरीके से। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही के वर्षों में जो क्लाइमेट चेंज की बात कही जा रही है और उसका क्लाइमेट चेंज पर जो स्पोर्ट का प्रभाव देखा जा रहा है, वो एक दूसरे के बनाम है, मतलब एक दूसरे से विरोध में है। कैसे? लेकिन फिर भी जो अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट किया जा रहा है इन्वायरमेंटल को बचाने को लेकर के, जो खेल होता है, ऐसे सीरीज होती है, खेल जो किया जाता है, ऐसी घटनाएं जो की जाती हैं, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है वो उल्लेख करती है कि जिस शहर में, मतलब जहां पर ये फिर यहाँ देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी आ गई, उसका उल्लेख है कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो 100% सस्टेनेबल तरीके से हम करेंगे और 2026 तक हम इसको 100% स्विच कर देंगे, जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट पर बैड इफेक्ट डालता हो उस तरीके से हम 2026 तक बंद कर देंगे 100%। और जिस शहर में ये हो रहा है पूरा सस्टेनेबल तरीके से हम करेंगे, मतलब वहाँ पर ग्रीन तरीके से करेंगे, जो हरित पर्यावरण तरीका होता है वहाँ तक करेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन क्या अपने आप में पर्याप्त है? अर्थात प्रश्न यह है कि ये सस्टेनेबल जो तरीका है खेलों को आयोजन करने का, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो लिया जाता है कि उस पर हम हरित तरीके से करेंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होगा, 2026 तक बंद हो जाएगा, क्या ये पर्याप्त है? क्वेश्चन यही है कि अथवा उसमें कुछ किया जाना बाकी है। फिर आगे ये कहते हैं कि अगर स्पेशली आईपीएस कह रहे हैं आईपीएल का एस्टिमेट किया जाए कि कितना वो प्रोडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर 10,000 टन CO2 से लेकर के, मतलब 10,000 से 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है एक सिंगल मैच में। अब आप सोच सकते हो कि कितना बैड इफेक्ट हो रहा है कि अगर एक आईपीएल का एक मैच होता है तो उससे 10,000 से लेकर के 14,000 टन CO2 वो प्रोड्यूस होता है। और इस सेशन में जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो पहुँच है वो 750 किलो टन कार्बन डाइऑक्साइड से 900 किलो टन CO2 पैदा होगा पूरे के पूरे सेशन में। और इस संदर्भ में जो यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, यह उन्होंने तुलना किया है कि सिंगापुर में अगर कोई ट्रॉपिकल
उष्णकटिबंधीय वन हो और जितना वो पूरे साल भर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी उतना केवल ये एक सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा। फिर इसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितना व्यापक इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। फिर 2018 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट मतलब इंडिया में जो कंट्रोल बोर्ड होता है क्रिकेट का, उसने और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ ने, यूएनपी ने एग्रीमेंट किया। किस पर एग्रीमेंट, एक सहमति जताई जीरो वास्ट ऑफ मतलब कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर, या ग्रीन हरित पर्यावरण, जो मैंने अभी बताया कि हरित पर्यावरण को लेकर के या शून्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर के उस पर अपनी सहमति जताई। और फिर जो रिड्यूस वेस्टेज फ्रॉम क्रिकेट स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम में उत्सर्जित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको घटाने को लेकर के इन्होंने बात कही। अब लेकिन ये कह किस पे रहे हैं, दिस इज ए स्टेप इन राइट डायरेक्शन, यह एक अच्छा कदम है, आप कह सकते हैं कि इस दिशा में उठाया गया बहुत बेहतरीन कदम है। लेकिन अगर गहराई से इसका जो निरीक्षण किया जाए तो वो ये निकल करके आता है कि आईपीएल को और अधिक सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। स्टेडियम कैसे जो है आईपीएल को भंग कर रहे हैं, भंग करने का मतलब कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप देखिए, उन्होंने कहा है कि जो स्टेडियम में सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत बड़े मात्रा में कंट्रीब्यूट करती हैं कार्बन उत्सर्जन को। हालांकि यह अगर अलग अलग जगह पर इसका आकलन किया जाए तो भिन्न आता है। जैसे अगर आप स्टेडियम में जा कर के देखें तो उसकी जो टोटल काउंटिंग करेंगे वो 5% आएगा, लेकिन अगर आप डिजिटल रूप से करेंगे तो टोटल उत्सर्जन का जो है 3.4 पार्ट आ जाएगा। यानी कि अगर स्टेडियम में बैठ करके आप देखेंगे, टोटल गणना करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का, तो 5% आएगा। लेकिन अगर वही आप डिजिटल तरीके से देखेंगे तो टोटल इमिशन का जो है 3/4 आ जाएगा। अगर इसके अलावा जो डाटा सेंटर्स हैं और उसका भी डाटा सेंटर का जो महत्व है वो उसका भी उपयोग दूसरे तरीके से करने के लिए उन्होंने कहा है कि स्पेक्टेटर ट्रेवल लग्जरीज, जो वहाँ पर दर्शक जाते हैं लग्जरीज चीज़ों की डिमांड करते हैं, जो लग्जरीज चीज़ें होती वस्तुएं होती हैं वो करते हैं, और दर्शक की यात्राएं और तमाम जो सिग्निफिकेंट होता है, तमाम जो थिंग्स होता है वो सब जनरेट करता है ऊपर के जो 5 सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं उसमें। तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि स्टेडियम में दर्शकों के द्वारा, लग्जरी वस्तुओं की डिमांड के द्वारा, डिजिटलाइजेशन के द्वारा, इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शीर्ष 5 में शामिल है। लार्ज स्केल स्पोर्टिंग इवेंट सच एज आईपीएल है कॉम्प्लेक्स टू, मतलब ये फिर कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े स्तर पर आईपीएल खेला जाता है और उसमें जो उसका प्रभाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है उसका डाटा तो उसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, और यह उसका डाटा अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर वो आथर जोर दे रहे हैं कि पहली चीज़ कि जितने बड़े स्तर पर आईपीएल उत्सर्जन हो रहा है उसका डाटा तो सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। अगर उसका डाटा सही तरीके से उपलब्ध हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को घटाने को लेकर के, शून्य उत्सर्जन को लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, उसको सस्टेनेबल ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। फिर यहीं पर ये बात यही कही है कि एडॉप्टिंग क्लाइमेट टेक, यानी कि जो जलवायु तकनीक है और एडवांस तरीके से जो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर ये डाटा पूरे बेहतरीन तरीके से इसका मापा किया जाए, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जो डाटा है वो अगर लिया जाए तो इसको ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी, इफ़ेक्टिव तरीके से इसका यूज किया जा सकता है और इफ़ेक्टिव तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है नियमों का वो किया जा सकता है। फिर ये देखिए क्या कह रहे हैं, सिंपल चेंज, ये एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जो एलसीडी स्क्रीन होता है हमारे घरों में वो एनर्जी इफिशिएंट एलईडी डिस्प्ले की तुलना में, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो टीवी स्क्रीन होता है अगर एलसीडी की जगह एलईडी आप उसको लागू करते हैं तो 35 से 40% इमिशन घटा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन उत्सर्जन का 35 से 40% घटा देगा। पहला समाधान तो ये है कि आप एलसीडी की जगह एलईडी डिस्प्ले लगवाइए।
दूसरा, रिजल्टिंग इन एज मच एज 20% रिडक्शन ओवर कार्बन फुटप्रिंट, ये लगभग जो है 20% पूरा का पूरा कार्बन पदचिह्न को घटा देगा। हाईली टेलीविज्ड स्पोर्ट टूर्नामेंट, ये कह रहे हैं कि अभी जो ऊपर स्टेडियम की बात कही गई थी कि जो स्टेडियम में एलसीडी स्क्रीन्स बड़े बड़े लगे होते हैं, पहले तो आप उसको हटवाइए या उसके स्थान पर एलईडी डिस्प्लेस लगाइए और ये पूरा ओवरऑल 20% कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेगा। 20% कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, घटा देगा। ए ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर द डाटा सेंटर, और इसके बाद जो है डाटा सेंटर से जो रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स है वो डाटा सेंटर से के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। कैन फर्दर रिड्यूस, और आगे भी उसको घटाएंगे। आईपीएल का जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो 10% कम हो जाएगा खुद ब खुद, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का हस्तांतरण जब किया जाएगा, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का जब हस्तांतरण किया जाएगा आईपीएल में, तो उसका जब गणना की जाएगी तो वहाँ पर 10% इमिशन से खुद ब खुद घट सकता है। और फिर ये कहते हैं आगे जो पब्लिक के ट्रांसपोर्ट है उससे, स्टेडियम में जो है दर्शकों को जो देखने के लिए यूज करते हैं उससे आप 85% घटाइए। मतलब इन्होंने पूरा का पूरा आंकड़ा यहाँ पर दे दिया है। वो आंकड़े आप अब जो है देखिए कि कैसे आप जो है इन्वायरमेंट पर इसका प्रयोग को घटा सकते हैं, जो हानिकारक इफेक्ट है। पहली चीज़ कि एलसीडी स्क्रीन वो नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर एलईडी होना चाहिए जो हमारे घरों में लगी होती है, जो स्टेडियम में लगी होती है। फिर इसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट को लेकर के बात कही है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको आप हटाइए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उससे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर। फिर इसके बाद इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत आप दीजिए, वहाँ से 10% आप हो जाएगा। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम स्टेडियम, मतलब पब्लिक जो है जब अपने घरों से स्टेडियम के लिए जाती है तो जो परिवहन यूज करती है, अगर वो नहीं होगा तो कैन हेल्प रिड्यूस एक्सपेक्टेड ट्रेवल इमिशन बाई एज मच एज, तो वो रिड्यूस कर सकता है 85% उत्सर्जन का। इस हिसाब से करिए कि वहाँ पर जो परिवहन है वो नहीं होना चाहिए, जो पर्यावरण प्रदूषण वाले परिवहन है उसकी उसका यूज कम से कम हो, वो यूज नहीं होना चाहिए। फिर वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजिंग, एक मतलब इसके बाद भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है कि नेट जीरो सोसाइटी आप कर ले जाए, मतलब कि समाज में जो शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको उसको लागू करना, और फिर एक रैपिड तरीके से जो है अधिक सस्टेनेबल विकल्प खोजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। फिर ये ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो पहले की तुलना में पहले ही ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था वहाँ उसके ऊपर जा चुका है। The current status of global temperature underscores the importance of raising awareness and increasing the speed of this transition। जो करंट स्टेटस है ग्लोबल तापमान की, वो उसका जो महत्व है वो यही है कि राइजिंग किया जाए, सावधान किया जाए लोगों का, और बहुत तीव्र गति से इसको हस्तांतरित किया जाए कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, इसमें सावधानी बरता जाए, इससे लोगों को जागरूक किया जाए और इसको हस्तांतरित किया जाए अन्य लोगों के बीच, और लोग जागरूक होंगे। यही बात यहाँ पर कही जा रही। ग्लोबल टेम्परेचर आर ऑलरेडी ओवर, वैश्विक तापमान तो पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जा चुका है, और इंडिया इसका अनुभव ले चुका है, क्योंकि इंडिया में जो 15 गर्मी के सालों में से 11 गर्मी के साल भारत झेल चुका है। मतलब भारत में पिछले 15 सालों में से 11 गर्मी के जो ईयर्स होते हैं, वार्म के जो ईयर्स होते हैं, वो भारत में आ चुके हैं। फरवरी 2023 में भारत ने सबसे गर्म महीना महसूस किया। अभी तक जो रिकॉर्ड है 1901 से लेकर के 2023 तक फरवरी का महीना सबसे गर्म था, और ये भारत के जो मौसम डिपार्टमेंट है उन्होंने इस रिकॉर्ड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए बताया, ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार बताया। मतलब भारत तो इसका बहुत ही अनुभव देख चुका है, भारत में यह बहुत देखा जा चुका है और यह अनुभव किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बीइंग फेल्ट अक्रॉस मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट, जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वह फेल हो रहा है, मतलब
वह महसूस किया, फेल नहीं हो रहा है, वह महसूस किया जा रहा है। क्रिकेट में भी क्रिकेट के कई पहलुओं पर महसूस किया जा रहा है। अभी तक तो जलवायु परिवर्तन जो था वह मौसम, लोगों के घरों, लोगों के ऊपर महसूस किया जा रहा है, लेकिन जो जो आईपीएल खेला जा रहा है वो भी बचा नहीं है क्लाइमेट चेंज से। कैसे? चेंजिंग वेदर पैटर्न अफेक्टिंग, जो मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसका उसका जो इफेक्ट है वो प्लेयर्स के ऊपर, दर्शकों के ऊपर और ग्राउंड की कंडीशंस के ऊपर पड़ रहा है। फिर ये एग्जांपल दे रहे हैं 2019 की रिपोर्ट में जो क्रिकेट क्लब की तरफ से दिया गया था। वो कह रहे हैं कि जो क्रिकेट कमेटी पाई क्लाइमेट चेंज को लेकर के, वो जो क्रिकेट का ग्राउंड है, स्पोर्ट का ग्राउंड है, उसमें सबसे तगड़ा पाई। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के ग्राउंड में जो वार्म होता है वो बहुत रिकॉर्ड के स्तर पर है, वो खेलने की कंडीशंस में नहीं है। इम्पैक्टिंग लेंथ और इसका जो क्रिकेट का सीजन होता है वो बढ़ गया, मतलब आगे चला गया गर्मी के कारण। और डिसरप्टिंग द प्लेयबिलिटी ऑफ पिच, और डिसरप्टिंग मतलब उस पिच पर खेलने लायक स्थिति नहीं थी, वो भंग की जा चुकी। फर्दर मोर द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इसके आगे उन्होंने हीट वेव्स की बात की और एयर क्वालिटी की बात की, जो पब्लिक से जो खिलाड़ियों की सुरक्षा से लेकर के होता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ग्लोबल, इसका जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वह इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसका प्रभाव खिलाड़ियों की सेहत पर, खिलाड़ियों के जो जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है उसकी पिचेज पर, खिलाड़ियों के जो खेलने के तरीके होते हैं उस पर, और उस रिकॉर्ड गर्मी के वजह से, लू की वजह से, हीट वेव की वजह से जो खेलने का सीजन होता है उसको और आगे स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। मतलब हर दृष्टिकोण से यह खिलाड़ियों के ऊपर पड़ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि with the IPL the most lucrative cricket leagues in the world playing insignificant role। मतलब कि कह रहे हैं कि ठीक है, ये सब बातें तो आ रही हैं, लेकिन इसके बाद जो आईपीएल है वो बहुत लाभान्वित क्रिकेट लीग है पूरे विश्व में, और इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको, इतने बड़े योगदान को, जो इकोनॉमी को पूरा चेंज करने की क्षमता अपने आप में कर रहा है, और उसका बैड इफेक्ट पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है, उसको कैसे आप जो है सस्टेनेबल तरीके से लाएंगे। एज ए वाइस इन क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट एक्शन की बात कही जा रही है वही है कि आईपीएल हैज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू टेक लीड रोल इन प्रमोटिंग क्लाइमेट एक्शन बाय प्रियोस्टिंग सस्टेनेबिलिटी। आईपीएल जो है एक अद्वितीय अवसर है लीड करने का, एक प्रमोट करने का, जलवायु कार्यवाही के ऊपर जो है वो कार्यवाही, जलवायु जो चेंज होता है, जलवायु की जो कार्यवाही है उसको करने के लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर है। इसके क्लाइमेट एक्शन के ऊपर यह बहुत बेहतरीन तरीके से ले रहा है, वो आईपीएल ले सकता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि सस्टेनेबल तरीके से पहले तो आप इसको प्रमोट करिए क्लाइमेट चेंज को, और जब ये सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट हो जाएगा तो ये और भी आगे बढ़ेगा सतत तरीके से। द ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड सोशल प्लेटफॉर्म कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड रीच आउट टू पीपल। वही बात कही जा रही है कि मतलब आईपीएल को एक अद्वितीय अवसर है, आईपीएल क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन लाने का। और कैसे प्रमोट इसको किया जाता है? पहली चीज़ की सतत तरीके से, दूसरा इस प्लेटफार्म के पीछे जो लोग हैं वो सस्टेनेबल तरीके से लोग आए और लोगों को बाहर निकालें, इसके विषय में बताएं। और जितने ज़्यादा लोगों की तरफ ये सस्टेनेबल तरीका जाएगा, सतत तरीका, यानी कि जलवायु रहना चाहिए हमारे, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमारी पीढ़ी भी वर्तमान जो पर्यावरण है, संपत्ति है, उसका, उसको देखे, उसका लाभ उठाए। तो बाय प्रमोटिंग एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा उसको प्रमोट करके, अवेयरनेस, जागरूकता के द्वारा अराउंड एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे के चारों तरफ जो पर्यावरणीय मुद्दा होता है उसकी अवेयरनेस हो, उसकी एजुकेशन हो, उसको सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करें। आईपीएल कैन इनकरेज ए हेल्दियर, तो आईपीएल जो है वह हेल्दी हो सकता है, हेल्दी तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है अधिक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को। ये आईपीएल का पूरा इम्पोर्टेंस था, जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया कि आईपीएल किस तरीके से कर सकता है, प्रमोट कर सकता है सतत तरीके से। क्लाइमेट चेंज इज आर्जुलेबली ह्यूमन, मतलब ये जो क्लाइमेट परिवर्तन है यह पृथ्वी पर मनुष्य के जीने को लेकर के बहुत
बहुत बेहतरीन तरीके से उभर करके सामने आया है पूरे पृथ्वी पर कि मनुष्य कैसे अब सरवाइव कर सकते हैं। क्लाइमेट जब जलवायु परिवर्तन की बात कही जा रही है तो वी आर नियरिंग इफ़ नॉट ऑलरेडी टू टिपिंग पॉइंट। हम जो जलवायु परिवर्तन है उसके करीब पहुंच रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का जो सीमा होती है जो उसका बैड इफेक्ट होता है उसके करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि इफ़ नॉट ऑलरेडी इज टिपिंग पॉइंट वेयर इट इज ऑलमोस्ट नाउ आर नेवर। अगर हम अभी नहीं संभले, अगर अभी अवेयरनेस नहीं किया गया, पर्यावरण के इफ़ेक्ट को नहीं किया गया तो हम कभी भी इस तरीके से नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और आगे भी नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक ए ग्रेट मच अचीविंग अ नेट जीरो सोसाइटी रिक्वायर ट्रिम एफर्ट। मतलब एक जीरो रिक्वायर है कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर के यही समय है उसको करने का और उसमें आईपीएल एक योगदान दे सकता है। विथ ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्लेइंग, मतलब ये प्रत्येक इकोनॉमी का जो प्रत्येक सेक्टर्स होता है उसमें टू टेकल क्लाइमेट चेंज इफेक्टिवली, जो क्लाइमेट बदलाव को लेकर के कही जा सकती है उसको टेकल करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट स्ट्रांग मल्टी सेक्टरल अप्रोच। बहुत ही आवश्यक है कि पर्यावरण की सततता को, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, आगे लेकर के चलने के लिए उसके मल्टी सेक्टरल क्षेत्र से जो भी उसके संबंध में विचार आए उसको लागू किया जाए। और एन इवेंट एज ए बिग एज आईपीएल जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है अवेयरनेस करने का वो और दूसरा कोई नहीं हो सकता। नेट जीरो ट्रांजिशन एक्सपेंडिंग टू एक्सिटाइंग एफर्ट एंड एक्सलरेटिंग द जर्नी टू नेट जीरो। कहने का मतलब ये है पूरा कि फ्रेंड्स ये इन्होंने आईपीएल का इतना इंपॉर्टेंस बताया कि आईपीएल जो है वह लीड कर सकता है। आईपीएल बहुत बड़ा अवसर है इकोनॉमी का, इकोनॉमी के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान तो करता ही है, इकोनॉमी को कई दृष्टि से लाभान्वित करता है। लेकिन आईपीएल को जो इन्वायरमेंटल तरीका होता है पर्यावरणीय कंटिन्यूटी का, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, उसको लागू करना चाहिए। और मल्टी सेक्टर से जहाँ से भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिले उसको आपको लागू करना ही करना है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर ये लागू नहीं करेंगे हम लोग तो फिर दोबारा इसको लागू करने की स्थिति में भी नहीं पहुंचेंगे और आईपीएल इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से योगदान दे सकता है। तो ये जो है आपका बहुत बेहतरीन आर्टिकल कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि आईपीएल जो कि भारत के गर्मियों के सेशन में खेला जाता है क्या वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर हाँ तो उसका समाधान क्या है, और आईपीएल कैसे पर्यावरण जलवायु को रोकने में मदद कर सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन आप लोग करिएगा 200 वर्ड में। एक और आर्टिकल है ट्रिकलिंग द थ्रेड, ये हमारे काम का नहीं है, ये यूएस और जो नॉर्थ साउथ कोरिया होता है यहाँ पर कहा गया है कि ऑन 17 एनिवर्सरी ऑफ द यूएस साउथ कोरिया एलियंस, जो यूएस साउथ कोरिया के गठबंधन की 17वीं साल पर साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अमेरिका के वाइट हाउस को कहा है कि ये जो है न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है, मतलब कि जो उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल पे मिसाइल, यहाँ उत्तर कोरिया की ही बात कही जाती है कि उत्तर कोरिया का जो प्लान है मिसाइल से ब्लास्ट करने का या बम बरसाने का वो 17वीं गांठ पर उन्होंने व्याख्या किया। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, अमेरिका और उनकी पॉलिसी है, इस पर हम लोगों को नहीं जाना है। तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। अब इसका जो न्यूज एनालिटिकल पार्ट है प्रीलिम्स के लिए वो हम थोड़ी देर बात करेंगे अथवा उसके दूसरे लेक्चर्स में हम आपको न्यूज एनालिसिस का पार्ट देखते हैं। तब तक के लिए एलाट आर्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स न्यूज एनालिटिकल पार्ट पर। जय हिंद, जय भारत।